अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपने वीकली वीडियो लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कोरोना की जो दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल है, उससे मेरे ख्याल में आप सारे लोगों को अंदाज़ा है कि किस कदर सीरियस किस्म की वबा ने पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है। पूरे ममालिक, पूरी दुनिया जो है उसमें जितने भी ममालिक शामिल हैं, कुछ ममालिक ने स्मार्ट लॉकडाउन, कुछ ने मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो किया हुआ है, जैसे कि यूके, फ्रांस, स्पेन, इटली और इस तरह के दीगर ममालिक जो हैं। अब बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें जो हैं कोरोना के बारे में आ रही हैं। अभी सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था कोरोना के बारे में, जैसे बताया गया कि पिछले वीक में यूके में कोरोना की नई किस्म जो है वो दरियाफ़्त हुई है, जो पहले कोरोना वायरस की निस्बत ज़्यादा जो है तेज़ी के साथ फैलती है। और ज़ाहिर सी बात है, ये नौजवान लोग जो हैं, जो पहले कहा यह जाता था कि नौजवानों को कोरोना वायरस जो है वो कुछ भी नहीं कह रहा या वो उससे महफूज हैं, अब वो भी जो नई किस्म कोरोना की आई है वो नौजवानों को अपने लपेट में ले रही है। लेकिन आज सुबह खबर ये आई है कि जापान में एक तीसरी किस्म जो है कोरोना की वो दरियाफ्त हुई है, जिसके ऊपर जापानी तहकीकाती टीम जो है वो मज़ीद तहकीक कर रही है कि आया कि जो अवेलेबल वैक्सीन है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए या कोरोना के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए, वो नई कोरोना की जो वायरस है उसके ऊपर कितनी इफेक्टिव है या नहीं है। इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंट्रोवर्सीज़ पाई जा रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि कोरोना जो है ये बेसिकली जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसके अंदर एक चिप है, माइक्रो चिप, जो मतलब कि 5G से वो देखी जा सकती है, या 5G इंटरनेट जो उसमें काम करेगी। तो उस चिप का मकसद जो है वो वैक्सीन जो लगा रहे हैं उसका मकसद ये, उस चिप के थ्रू जो है वो इंसान जो है उसकी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल किया जाए। लेकिन मैं थोड़ा सा, ज़ाहिर सी बात, हर बंदे का अपनी परसेप्शन होती है, हर बंदा अपनी राय दे रहा है। तो मेरी राय के मुताबिक ये है कि ये शायद जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये जो सिलसिला शुरू हुआ है। थोड़ा सा पीछे 70s में चले जाएं तो मुस्लिम वर्ल्ड जो थी उसके लिए डिफरेंट किस्म के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, खासकर ये जनूबी एशिया की जब बात आती है तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम शुरू किए, जिसमें एक सैप बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो कहा जाता है वो शुरू किया गया था IMF की तरफ से। डेवलपिंग इकानमीज़ को अपनी जो इकानमीज़ हैं उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आए, जिसके अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको कंट्रोल करने का खासा अंसर था। उसके बाद आप देखें फिर इसी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए HIV, एड्स और फिर एबोला जो अफ्रीकन कंट्री से शुरू हुआ। तो मेरी अपनी राय जो है इसके ऊपर, नाकस राय है, वो यही है कि शायद ये जो डेवलपिंग इकानमीज़ हैं या इमर्जिंग इकानमीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट जो बढ़ रही है बड़ी तेज़ी के साथ, उसको कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली मुस्लिम कंट्री की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ये कोरोना वायरस वाला इशू जो है वो शुरू हुआ है। और ये वैक्सीन जो है ये खासकर उसी मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से जैसे SOPs की खास ताकीद की जा रही है, मैं भी अपने प्यारे लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि कोरोना से अपने आप को और अपनी फैमिलीज़ को बचाने के लिए प्लीज़ SOPs जो है उसका इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग जो उसका ख्याल रखें जब कोई बाहर अपने निकलते हैं डेली ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए। जी दोस्तों, तो 2021 जो है वो शुरू हो गया है। आज तकरीबन 11 तारीख है इसकी। तो पीछे 10 दिन जो है शायद वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो अपने 2.5 साल जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर प्रोग्राम कर रही है। ज़ाहिर सी बात है उसके मुआवने ख़ुसूसी जो हैं वो भी डिफरेंट TV चैनल्स के ऊपर अपेयर हो रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं। और एक आध प्रोग्राम में PTV का वहाँ मैं भी अपेयर हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि जो अच्छी बातें होती हैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन देखना ये है कि वो अच्छी बातें जो हैं या वो जो अच्छे काम हैं कि वो कितना एरिया जो है उन्होंने घेरा हुआ है, क्या वो आपके अच्छे काम जो हैं उसकी जो वेलोसिटी है या उसकी जो पहुंच है, क्या वो पाकिस्तान के सारे इलाकों में हो रही है, कि या चाहते कि मखसूस जो इलाका जाते हैं वहाँ तक आपका वो प्रोग्राम काम कर रहा है। तो उसकी बेस के ऊपर हम सारे मुल्क की अच्छाई जो है वो तो इकट्ठी नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें हम बात करते हैं जो एहसास पनाहगाहें हैं उसकी, उसमें कोई शक नहीं, कोई एक अच्छा काम है और रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर पूरा भी उतरता है कुछ हद तक। लेकिन देखना यह है कि वो जो एहसास पनाहगाहें हैं जहाँ लोगों को खाना प्रोवाइड किया जाता है, 3 टाइम अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाता है, क्या उन पनाहगाहों तक जो आम आदमी है, दही आदमी जो है, क्या उसकी रसाई है? क्योंकि एक वक़्त था कि कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है वक़्त वो, कि जब आपको भिखारी जो थे वो तकरीबन शहरों में मिलते हैं और अब आपको भिखारी जो हैं वो देहात में आ गए। उन्होंने अपना जो टर्न है वो देहात में ले लिया है। या 2 ही सूरतें हो सकती हैं, या तो उनको मतलब कि शहरों से मार भगाया कि आप जी देहात की तरफ निकल जाएँ, या फिर उन्होंने देखा है कि अब देहात जो है वहाँ पे शायद उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है ताकि वो भीख जो है वो इकट्ठी करें। तो इन चीज़ों को भी देखना चाहिए, खाली के
पनाहगाहें जो हैं ठीक है, उसके थ्रू आप रोटी लोगों को प्रोवाइड करें, लेकिन आप ये भी देखें कि दिन ब दिन जो है भिखारी जो है उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा रियासत मदीना के कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में हमें देखने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो हम करते हैं, ये भी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के अंदर बात शामिल है कि जी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा हमने उसके ऊपर काम किया और बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। हमने भारत को यूं कर दिया, हमने भारत को वहाँ पसपा कर दिया, हमने भारत को इस तरह से कर दिया। लेकिन डेली आप ये सुनते हैं कि बॉर्डर के ऊपर बिला इश्तिआल फायरिंग जो इंडिया की तरफ से होती है। और जहाँ तक हम अच्छी फॉरेन पॉलिसी की बात करें, अभी आपको एक बात बताऊं कि अभी रिसेंटली एक नया ट्रेड ब्लॉक बना है जिसको RCEP कहा जाता है, और इसमें तकरीबन 15 एशियाई ममालिक शामिल हैं, जिसमें आसियान के 10 हैं, चीन, जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो मुआहिदा है या ट्रेड ब्लॉक है, ये तकरीबन जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा मुआहिदा हुआ था, ये उससे भी बड़ा है। और कहा यह जाता है कि इससे सालाना तकरीबन 186 अरब जो डॉलर है आमदनी बढ़ सकती है, मतलब कि मुल्क जो है एक दूसरे के दरमियान ट्रेड करेंगे। अब उसमें देखा जाए तो पाकिस्तान जो है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कहीं पे भी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो उसमें शामिल है। कहा यह जा रहा है कि चीन की RCEP में शमूलियत के बाद पाकिस्तान के तरजीही टैरिफ रेट्स ज़ायद या नज़रअंदाज किए जाने के काबिल हो जाएंगे। मतलब कि जो हमें चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए वो टैरिफ रेट जो उसका तो कुछ हमें प्रेफरेंसेस दी जा रही हैं, वो सारी सी बात है, चाइना जो है उसका टर्न दूसरी तरफ हो जाएगा, तो वो फिर जो हमें इंसेंटिव मिल रहे थे वो हमें नहीं मिलेंगे। और इसकी बिना के ऊपर जो चीज़ देखी जाए तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि चीन लामोहल्ला RCEP अरकान को ज़्यादा रायतें देने का पाबंद होगा, क्योंकि माहिदे के अंदर ये चीज़ शामिल है। तो RCEP के ममालिक की माशियतें जिस कदर एक दूसरे में जम होंगी, ये इतने ही ज़्यादा सनती बनते जाएंगे। घटते हुए तजारती हुजम के पेश नज़र पाकिस्तान को यह समझना होगा। और एक और आपको बात बताएं, दुनिया में जंगें जो हैं उनकी शक्लें चेंज होती जा रही। एक वक्त था कि जब ममालिक जो थे उनकी तरक्की जो थी वो जंगें करने की सूरत में होती थी, जैसे डेवलप कंट्री लाइक अमेरिका हो गई और जो OECD कंट्रीज़ हैं कि वो डेवलपिंग इकानमी के जंगें करके, या बल्कि अमेरिका की पूरी हिस्ट्री आप उठा के देख लें, आपको जिस साल अमेरिका जो है वो जंग में इन्वॉल्व नज़र आएगा, उसी साल उसका GDP जो है बढ़ता गया है। उसके बाद टेक्नोलॉजी या और चीज़ों ने ले ली, आमदनी के और ज़राए बढ़ना शुरू हो गए। अब मैं समझता हूँ कि शायद जो चीज़ें हैं वो उस दूसरी तरफ जब मूव कर जाएंगी कि जितना ट्रेड होगा उसी में ही उसी से ही आमदनी के ज़राए जो निकलेंगे। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ये भी सोचना होगा कि आया कि इस तरह अगर हम काम करते रहे या फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काम करते रहे, तो क्या हम तजारती सतह पे बिल्कुल अकेले नहीं हो जाएंगे। तो इसके ऊपर हमें बड़े अच्छे और मिल बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि दुनिया में जो नए ट्रेड ब्लॉक्स बन रहे हैं उसमें हमारी अहमियत क्या है, और हमने कौन सा ट्रेड ब्लॉक जो है वो किस वक्त उसको हमने असाइन करना, ताकि जैसे अभी RCEP के बारे में कहा जा रहा है कि इससे तकरीबन 186 बिलियन डॉलर जो है वो आमदन हो सकती है, उसमें हम अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। इसी तरह एक खबर ये लगी कि पाकिस्तान की बरामदात जो हैं बरतानिया को तकरीबन 1 अरब डॉलर तक हो चुकी हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि ये हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है। मुझे ये बताइए कि हर काम जो है वो हिस्टोरिक ही होता है इस गवर्नमेंट का, लेकिन दूसरी तरफ जो चीज़ें बहुत सारा बिगड़ चुकी हैं वो भी शायद हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ था। ये अगर आपको याद देखें थोड़ा सा, तो लाइट चली गई, पीछे 3 दिन से लाइट बंद है, पूरा मुल्क जो है वो ब्लैक आउट हुआ। तो ये भी काम मेरे ख्याल में हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। तो अभी तक इनको समझ नहीं आ रही कि बिजली की बहाली के लिए काम कहाँ से शुरू करना है। तो ये लोग यहीं पे खुश हो जाते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट जो है बरतानिया के साथ 1 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। आपको याद होगा कि 71 में बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ था या पाकिस्तान 200 में टूटा था, तो 2025 में उनको तकरीबन 45 साल हो जाएंगे, जिसके बारे में उन्होंने टारगेट ये मुतय्यन किया था कि हमारी एक्सपोर्ट जो हैं जब हम 45वां सालगिरह मनाएंगे मुल्क का, तो उस वक्त तक हमारी एक्सपोर्ट्स 45 अरब डॉलर तक होनी चाहिए। तो ये होते हैं टारगेट्स और ये होते हैं हिस्टोरिकल काम, बजाय कि थोड़ा सा काम करें उसका वावेला जो है बहुत ज़्यादा मचाएं। इसी तरह अगर आप देखा जाए तो पीछे दिन आपको बताया ये जा रहा था कि जी हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में चला गया है। हमने ये भी हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। मुझे बताएं हिस्ट्री बेसिकली है क्या। अगर थोड़ा सा देखा जाए तो करंट अकाउंट जो है वो उसमें फॉरेन रेमिटेंस भी शामिल है, टर्म्स ऑफ ट्रेड को इसके अंदर आपका आता है, फिर ये फॉरेन डेट जो है उसको भी हम काउंट करते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा फॉरेन डेट को अगर अब साइड पे भी करते हैं तो फिर भी हम थोड़ा टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करें। पाकिस्तान का टर्म्स ऑफ ट्रेड मेरे ख्याल में हिस्ट्री में 2 दफ़ा जो है ना वो सरप्लस में हुआ है। एक दफ़ा जब कोरियन वार लगी थी, उसके बाद जब
सदर अयूब खान ने अपनी तकरीबन जो पाकिस्तान करेंसी है उसको 131% डी वैल्यू किया था, 131% डी वैल्यू किया था। तो उसकी वजह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो उसमें इजाफा हुआ था, तो जिससे आपका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल हुआ था, वरना आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड हमेशा नेगेटिव में रहा है या अनफेवरेबल ही रहा है। अब देखिए दिसंबर की पिछले अगर देखा जाए तो दिसंबर में, नवंबर में ये चीज़ें जो तकरीबन 15-20 दिन हमने ये चूरन बेचा कि पाकिस्तान के अंदर जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में चला गया बजाय कि वो खसारे में रहने की। ये एक बड़ी लंबी स्टोरी है, इसके ऊपर मेरा दिल है कि एक सेपरेट जो है वो वीलॉग करूँ ताकि वो थोड़ी समझ आए मुझे भी और आप लोगों को मैं समझा सकूँ। कहा यह जा रहा है कि दिसंबर 2020 में तजारती खसारा मजीद 32% बढ़ गया है। तो जब ज़ाहिर सी बात तजारती खसारा बढ़ेगा आपका, तो उससे जो आपका करंट अकाउंट है उसके ऊपर भी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और बार बार हम ये बात जो करते हैं कि लो जी ओवरसीज़ अगर आपको याद हो 90s में सारे वो चाइनीज़ जो चाइना से बाहर जाकर काम करते थे, जो ओवरसीज़ थे चाइनीज़ इकॉनमी के हवाले से, तो उन्होंने 90s में वापस आना शुरू कर दिया। हर बंदा ये बात करता था कि जब हम चाइना छोड़ गए तो उस वक्त चाइनीज़ इकॉनमी जो थी वो इस काबिल नहीं थी कि वहाँ पे काम किया जाए या रोज़गार के मौके इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन अब हम चूँकि वापस आ रहे हैं, अब पूरी दुनिया के चाइना जो है हमारे लिए फेवरेबल कंट्री, और हम चाइना के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो ज़्यादा है, तो हम इसलिए वापस हम अपने घर आ गए हैं काम करें। हम क्या कर रहे हैं कि हम बार बार जो है गो कि अच्छी बात है, इनकरेज करना चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानी को, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी एक मैसेज दे रहे हैं पूरी कौम को कि मुल्क जो है एट लोकल लेवल डोमेस्टिक इकॉनमी आपकी वो इस कदर बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए आपको बाहर जाना चाहिए और बाहर जाके काम करना चाहिए। और मैंने अक्सर अपने वीलॉग में या कहीं टीवी प्रोग्राम में ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये जो हमारे पॉपुलेशन डिविडेंड्स हैं या और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको हम ऑब्जॉर्व कर सकें। जैसे हम आपसे मैंने बात की कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी $2 अरब की है, इससे ज़्यादा एफडीआई जो है पाकिस्तान के अंदर ऑब्जॉर्व हो ही नहीं सकता, और उसके अंदर और डिफरेंट फैक्टर्स हैं। सिमिलरली हमें जैसे पीएचडीज जो है बाहर हमने बहुत ज़्यादा भेजी, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इतनी कैपेसिटीज नहीं है कि उन पीएचडीज को ऑब्जॉर्व किया जाए। इसी तरह इकॉनमी के अंदर ये चीज़ें हैं, तो हमें बेसिकली जो इकॉनमी की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, ताकि हम ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, ताकि मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर चल सके। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिनके ऊपर मेरे ख्याल में कहने को ये छोटे छोटे फैक्टर, लेकिन यही छोटे छोटे फैक्टर जो होते हैं कल को जाके बड़े बन जाते हैं, फिर हमें चीज़ों की समझ नहीं आती। जैसे आजकल अब चीज़ें महंगाई के इशू के ऊपर बातें हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो देख रहे हैं। वीडियो लॉग इस तरह के होते हैं, जब लाइट चली जाती है तो उसके बाद पूरी की पूरी सिचुएशन जो है ना वो वीडियो लॉग की चेंज हो जाती है। खैर हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट की अच्छी बातों की, जैसे अभी तामीराती शोबे के लिए उन्होंने कहा जी और फिक्स टैक्स जो है उसकी मुद्दत में साल तोसी कर दी गई है, अच्छी बात है। ताकि इसमें यह भी कहा गया है कि 2023 तक ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे, कम लागत घरों के लिए बैंक 5 से 7% सूद कर्जे भी देंगे। मेरा पहला कंसर्न ये है कि ये अब इतना तामीराती शोबे की जब हम बात करते हैं, ये शोबा अपने आप में इतना ज़्यादा बड़ा है कि एक आम आदमी को समझ ये नहीं आएगी कि मुझे इन्वेस्टमेंट जो है वो किस में करनी चाहिए। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, क्या हम हाउसेज की बात कर रहे हैं या हम बड़े बड़े जो कह लें उसको प्लाजे उसकी बात कर रहे हैं या हम ओवर ब्रिजेस की बात करें। कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर तमीराती शोबा जो उसमें बहुत ज़्यादा बूम आ गया और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो लेबर है उसकी भी शार्टेज हो गई। यहाँ मेरे गाँव के अंदर लोग जो बेचारों को काम नहीं मिल रहा होता तो वो आते हैं यार हमें काम को कुछ बताओ। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि सरिया जो रिकॉर्ड उसकी फ़रोख्त में इजाफा हुआ है, सीमेंट की फ़रोख्त में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो भट्टे जो हैं उनके ऊपर वो उनको बंद किया और बंद किया हुआ है। और आप उनसे कह रहे हैं कि सीधी सी टेक्नोलॉजी उसको अडाप्ट करें, बिल्कुल अच्छी बात है अडाप्ट करें, क्योंकि हमें घर बनाने के साथ साथ हमें इन्वायरमेंट जो है उसको भी देखना है। क्या क्या कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसकी उसमें जो बूस्ट आया है कहीं इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज तो उसके नहीं पड़ रहे, क्या इन्वायरमेंट की कास्ट के ऊपर तो हम उसको जो है वो सेक्टर को बूस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा ज़मीन को खोदेंगे सारा कुछ करेंगे, तो वो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट माहौल के ऊपर तो पड़ेगा। और मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में स्मोक जो पिछले 2-3 सालों में आ रही है उसकी वजह ये है कि पूरे का पूरा मुल्क जो है खोदा हुआ है, उस वजह से भी चीज़ें जो ख़राब हो रही हैं। तो हमें चाहिए ये कि जिस तरह का गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ये पैकेज दिया है, मेरे ख्याल में दूसरी तरफ भी गवर्नमेंट को मूव करना चाहिए। जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर है आपका, जो लार्ज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें भी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी है कि शायद इससे मिलते जुलते पैकेजेस जो हैं वो अनाउंस किए जाएँ। और खासकर आपका जो ज़री शुबा है, मेरा नहीं ख्याल कि उससे उसके बगैर आप कभी तरक्की कर सकेंगे। आप जितना मर्जी कहें कि हम
ज़री शोबा हमारी जो वो अब तरजीह बना हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल पिछले कई 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 दहाइयों से तरजीह जो आपकी तरजीहात हैं वो ज़री शोबा की तरफ तो रही नहीं। और आज ज़री शोबा का ये हाल है कि हम एक ज़री मुल्क होने के बावजूद हमें चीज़ें जो हैं वो दूसरे मुल्कों से इम्पोर्ट करनी पड़ रही हैं। तो आप इस पैकेज की जो एडवांस शेप है या फाइन शेप है उसको में हम दूसरे सेक्टर की तरफ भी आपको मतवज्जो करना चाहिए। जहाँ तक एक आम आदमी की बात है, और ये शायद मसाइल रहेंगे कि महंगाई जो है वो 9% तक बढ़ेगी। गवर्नमेंट जो FBR है या स्टैटिस्टिकल ब्यूरो जो है वो ये कहता है कि महंगाई 8% तक रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि महंगाई 9% तक। मेरा ख्याल महंगाई शायद 10% से ऊपर चली गई है, 12 या 12.5% जो है। हाँ, साथ ये भी कहा जाता है कि नमू जो हमारी शरह नमू इकनॉमिक ग्रोथ से कहते हैं वो 1.5 से 2.5 हो जाएगी। बड़ी दिलचस्प बात है कि हम हर दफ़ा जो हवाला देते हैं चाइना का, चाइना ने कमाल तरक्की की पिछले 25 सालों में 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पॉवर्टी से निकाली। लेकिन हमें साथ साथ ये भी सीखना चाहिए चाइना से, बांग्लादेश से भी सीखना चाहिए, इंडिया से भी सीखना चाहिए, बल्कि इवन के नेपाल से सीखना चाहिए, श्रीलंका से सीखना चाहिए कि इस कोविड की सिचुएशन के अंदर कैसे उन्होंने अपनी इकॉनमी को सेव किया। हम नेगेटिव में क्यों चले गए? क्यों चाइना जो है उसका कोविड की सिचुएशन के अंदर 11.6% उसका ग्रोथ रेट रहा है? तो ये चीज़ें जो हमें सीखने की ज़रूरत है, उसकी डोमेस्टिक इकॉनमी को हमें पढ़ने की ज़रूरत है। क्या उन्होंने कोविड की सिचुएशन के अंदर उन्होंने डोमेस्टिक इकॉनमी जो थी उसके ऊपर जोर दिया था, रादर दैन कि हम जो है वो इंटरनेशनल इकॉनमी के अंदर अपने एक्सपोर्ट जो उसके ऊपर जोर दें? तो हमें थोड़ा सा वो भी चीज़ देखने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हमें को बर वक्त अपने मसाइल जो उनको समझने की हमें समझ आए। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि एक जो और बड़ी बात हो रही है कि पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था, बल्कि रिपोर्ट भी जो पब्लिश हुई थी, ये स्कैंडल जो चीनी का था, उसमें पेट्रोल का स्कैंडल भी आपके सामने ही है, फिर गंदम स्कैंडल भी आपके सामने। एक बात जो बड़ी कॉमन है वो ये, स्कैंडल कोई भी हो, गंदम का हो स्कैंडल, सीमेंट का हो स्कैंडल, पेट्रोलियम का हो या स्कैंडल शुगर का हो, एक आम आदमी जो है उसी को कट लगता है। और आप देखें इसमें भी आम आदमी जो उसी को कट लगा है कि कहा यह जा रहा है कि अब जो चीनी है वो तकरीबन 85 का कहा था जी। देखिए हम चीनी 85 के ऊपर लेके आ गए हैं। मेरा सवाल ये कि गुड गवर्नेंस के अंदर रियासत मदीना के अंदर वो चीनी 57 पे आनी चाहिए थी। आप इस चीज़ का हवाला ना देखें, मुशर्रफ दौर के अंदर चीनी इस तरह बिकी, इससे पहले भी चीनी महंगी हुई, इससे पहले PTI की गवर्नमेंट भी नहीं आई थी। तो हमें थोड़ा सा ये भी चीज़ों को देखना है। अब ये कहा जा रहा है कि होलसेल में अब बल्कि 10 रुपये चीनी की कीमत में इजाफे से चीनी 95 रुपये बिकना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब ये गुड गवर्नेंस के अंदर अगर चीज़ें दोबारा रिवर्स हो रही हैं तो फिर गुड गवर्नेंस जो है उसको गुड उतार के उसके अंदर लैक ऑफ गवर्नेंस का लफ्ज़ लगा देना चाहिए। और ये वो मसाइल हैं जो आम आदमी के हैं। और आम आदमी थोड़ी थोड़ी आमदनी इकट्ठी करके अपनी या जो भी उसका रोज़गार है वो दिन रात काम करता है ताकि उसका रोज बच्चों या उनका पेट पूजा उनकी हो सके। और उसके ऊपर भी अगर इस तरह के चीज़ नहीं, पर मैं जो बात आपसे मैंने कही थी कि कट जो है वो एक आम आदमी को ही लगता है और आम आदमी का ही नुकसान होता है। क्योंकि इसके अंदर जो बड़े बड़े माफियाज जिसकी आपने बात की और आप अभी भी बात करते हैं कि पिछली गवर्नमेंट्स के अंदर माफियाज थे और वो माफियाज इसी गवर्नमेंट में भी हैं, ये चल रहे हैं साथ साथ। तो वो माफियाज आम आदमी तो नहीं है। आम आदमी तो वही है जो बेचारे दिहाड़ीबाज हैं। तो उनको अगर ये चीज़ें महंगे दामों में मिलेंगी तो कैसे रियासत मदीना का ख्वाब जो है पूरा होगा? सिवाय उन लोगों के जो एहसास पनाहगाहों के अंदर जाके खाना खाते हैं या वहाँ रहते हैं, उनके लिए तो रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। लेकिन आपकी पूरी पॉपुलेशन में से अगर फर्ज कर 10%, 5% या मे बी 15% लोग जो हैं उनको एहसास पनाहगाहों के थ्रू जो है वो रोटी मिल रही है, लेकिन बाकी देखेंगे बाकियों के घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा। क्योंकि अगर आप ये नहीं देखेंगे, मॉनिटर नहीं करेंगे या इस प्रोग्राम को आप माइक्रो लेवल पे नहीं देखेंगे तो आपका वो ख्वाब जब कहते हैं कि मैं एक ऐसा प्लान बना रहा हूँ कि जिसके थ्रू उसकी इम्प्लीमेंटेशन से पास है कोई बंदा भूखा नहीं सोएगा। तो मेरी आपसे अर्ज है कि बहुत सारे लोग भूखे सो रहे हैं, खुदारा अपनी आंखें खोलें। इसी तरह जो आप देखें पिछले 3 दिन से पाकिस्तान जो है उसके अंदर बिजली नहीं है और ये आपको ये वीडियो देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा। उसके बावजूद कहा यह जा रहा है कि ये अभी ये भी ज़ाहिर पिछले साल की जो रिपोर्ट है उसी की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर मबनी है चीज़ें कि गर्दिशी कर्जा जो है वो 156 अरब का इजाफा हो गया और ये बढ़ के 23 खरब हो गया। और इसमें एक बड़ी जो बात मैं हैरान कुन थी मेरे लिए पढ़ना, कहा यह जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है उसकी गवर्नमेंट में गर्दिशी कर्जों में 100% 100% इजाफा हुआ है। बिजली पिछले 3 दिन से नहीं आ रही, लेकिन बिजली आज की अगर खबर पढ़ें आप तो आपको 1 रुपये से 46 पैसे तक फ्री यूनिट बिजली फिर महंगी कर दी गई है। तो ये कौन है जो आपको पुश करता है? ये कौन है जो आपको ये कहता है कि फैसिलिटीज प्रोवाइड ना करें लेकिन कीमतें चीज़ों की बढ़ाती जाएं? क्या ये उसी IMF का एजेंडा नहीं है कि जिसको आप लेके चल रहे हैं?
कि महंगाई जो बढ़ाएं, ठीक है, IMF आपको ये भी कहता है कि अपना प्रोडक्टिव जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम करें। उसका मतलब ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनको कम करना शुरू कर दें, उनके ऊपर जो खर्चे आप कर रहे हैं, या एजुकेशन के ऊपर आप कट लगा दें, या आप हेल्थ के ऊपर कट लगा दें। तो थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो दें, वरना 2.5 साल गुजर गए ऐसे। वरना मुझे तो खैर नज़र आ रहा है, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, कि शायद हर गवर्नमेंट जब आती है अपने 5 साल पूरे करने के बारे में सोचती है ताकि हिस्ट्री बन जाए। जैसे पीपल पार्टी ने ये कहा था कि जी ये हिस्ट्री के अंदर पहली दफा ऐसा है वो किसी सदर ने 5 साल पूरे किए हैं। तो शायद अब ये गवर्नमेंट जो ये भी बजाय कि अवाम के मसाइल जो है उसको बहुत तवज्जो दी जाए, ये सोशल मीडिया के थ्रू या ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके थ्रू शायद ये अपने आप को दिखाने में लगेंगे हमने बहुत बहुत काम किया है। काम जितना किया है आपने वो सारे लोगों को नज़र आ जाता है। और मेरी हर एक बिलीव है इस चीज़ के ऊपर कि जब कोई बंदा काम करता है, काम लोगों को नज़र आ जाता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।